बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स की टीम है गुज़िश्ता दिनों आज़ाद कश्मीर में मौजूद थी और कश्मीर प्रीमियर लीग के सिलसिले में वहाँ पर जो मैचेज़ खेले जा रहे थे उसके हवाले से आपको ताज़ा तरीन ना सिर्फ हम अपडेट भी फराहम कर रहे थे बल्कि उसके साथ साथ खिलाड़ियों की ताज़ा तरीन इंटरव्यूज़ भी आपके लिए आज़ाद कश्मीर से हम पेश कर रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि जी स्पोर्ट्स और जी टीवी की कोशिशें और काविशें आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर प्रीमियर लीग जो सब पूरी आबोताब के साथ जारी है। जी टीवी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी महसूस की कि जी टीवी इन मैचेस की ताज़ा तरीन आपको अपडेट्स और ताज़ा तरीन जो हैपनिंग्स हैं इस टूर्नामेंट के वाले से वहाँ से आपको बराह रास्त पेश कर सके। और जी टीवी का हमेशा से यह खासा रहा है कि जी टीवी की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन और अपडेट के हवाले से जो है वो आगाह करते रहे, और यही कुछ जी स्पोर्ट्स ने भी किया, जिसके लिए हम इंतहाई मशकूर हैं जी टीवी की अपनी मैनेजमेंट का कि जिन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट इस हवाले से फराहम की। और साथ साथ जी टीवी जिस तरह से मीडिया पार्टनर था ओवरसीज़ वॉरियर्स का, तो आपने देखा कि ओवरसीज़ वॉरियर्स के प्लेयर्स की जो कारकर्दगी थी, जो उनके इंटरव्यूज़ थे वो आपने मुसलसल जी स्पोर्ट्स में देखे। और साथ साथ आज़ाद कश्मीर के दिल फ्रेब नज़ारों से भी यकीनी तौर पर आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। तो काफ़ी अरसे के बाद आपसे स्टूडियोज़ में मुलाकात हो रही है। आज हम बात करेंगे बहुत सारी क्रिकेट हैपनिंग्स के हवाले से, और आज जो ताज़ा तरीन हैपनिंग है वो क्या है, यकीनी तौर पे शाहिनशाह आफरीदी के हवाले से आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि वो एशिया कप से बाहर हो गए हैं और मोहम्मद हसनैन को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है। बहुत सारी बातें पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी उन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मिशन एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम दुबई पहुंच गई। कौमी टीम कल से ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेगी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पहला टाकरा 28 अगस्त को भारत से होगा। एशिया कप की तैयारी, रोजाना 100 से 150 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता हूं। आसिफ अली। शाहिनशाह आफरीदी की एशिया कप में कमी बहुत महसूस होगी। नए खिलाड़ियों के लिए मौका है, वो आगे आएं और अपना टैलेंट दिखाएं। कौमी कप्तान बाबर आजम। मैंने शाहिनशाह को पहले भी मना किया था कि आप फास्ट बॉलर हो, डाइव मत मारो, इंजरी हो सकती है, लेकिन मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि वो भी आफरीदी ही है। शाहिद आफरीदी। T20 वर्ल्ड कप में शाहिनशाह ने भारतीय टीम को सख्त दबाव का शिकार कर दिया था। शाहिनशाह का एशिया कप से बाहर होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है। इंजमामुल हक। इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना में मुब्तला हो गए। राहुल द्रविड़ की एशिया कप में शिरकत मशकूक हो गई। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़, और आपने देखा शाहिनशाह आफरीदी के हवाले से ना सिर्फ बाबर आजम जो है वो काफ़ी जो है वो फ़िक्रमंद हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, और साथ साथ पाकिस्तान के ज़बरदस्त कैप्टन रिकॉर्ड साज खिलाड़ी इंजमामुल हक का भी इस हवाले से यही कहना है कि शाहिनशाह आफरीदी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस होगी। और एक और जो खबर आपसे थोड़ी देर पहले यकीनी तौर पर आप तक पहुँची होगी वो ये है कि डेविड हैम्प जो पाकिस्तान की विमेंस टीम के हेड कोच थे, उन्होंने जो जिनका मुआहदा अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, उन्होंने उससे मज़ीद कंटिन्यू करने से माज़रत कर ली है। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी और बहुत सारी खबरों के हवाले से, लेकिन इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनको अगर ये कहा जाए कि उनको टैलेंट को परखने की आई उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट के कई ऐसे सितारे जब वो गुमनामी में मौजूद थे, उन्होंने अपनी ज़बरदस्त ईगल आई के ज़रिए आइडेंटिफाई किया उनके टैलेंट को, अपने इदारे MCB से उन्होंने खिलाया, MCB कोर्ट्स की टीम को तश्कील दिया, और उसके बाद उन्हीं जो गुमनाम जो खिलाड़ी थे वो बाद में फिर आसमानी क्रिकेट पर रोशन सितारे बन के चमके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और पाकिस्तान के जबरदस्त डोमेस्टिक के ओपनिंग बैट्समैन अनवर उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम अस्सलाम सलमान, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि आप हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा होते, लेकिन चूंकि कराची का मौसम इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि हम आपको इतनी दूर से जहमत देते, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जो है आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाए और आपको फिर टेलीफोन लाइन पर ही आपको मदऊ किया जाए, जिसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। अनवर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं, और इस किस्म की जो लीग्स होती हैं वो आपके ख्याल में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं नए टैलेंट के लिए, एक ऐसे खत्ते में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए कि जहां पे इससे पहले शायद इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली जाती थी? क्या कहेंगे तमाम तर हवाला जात के हवाले से? हाँ देखिए, असल में बात है कि सलमान, जितनी क्रिकेट होगी
उसमें उतने ही आपको टैलेंट नजर आएगा। देखिए उसमें बहुत से ऐसे प्लेयर अब आप सामने आ रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं था। इसी तरीके से जिस तरह के इंडियंस क्रिकेट ने ये स्टार्ट किया था और अब पाकिस्तान क्रिकेट ने भी ये स्टार्ट किया हुआ है कि डिफरेंट लीग वगैरह कराते हैं, तो देखिए पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ। और इस तरह से जब ये इवेंट्स होते हैं तो उसमें लड़कों को इंकरेजमेंट मिलती है, फिर पूरी दुनिया टीवी पे बैठ के देख रही होती है। और जो सिलेक्टर्स होते हैं जो इन टाइमली ग्राउंड पे भी नहीं जा सकते हैं, तो कसम एटलीस्ट अपने टीवी चैनल के सामने वो लड़कों को परख देख सकते हैं। और वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा असासा है ये कश्मीर प्रीमियर लीग और जो भी। और इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा और भी ऐसे इवेंट हों जिसमें यंगस्टर्स को जो ना बहुत फायदा होता है और पाकिस्तान को बैकअप के तौर पे लड़के जो ना प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कुछ लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है तो फिर कश्मीर लीग नहीं होनी चाहिए या दीगर लीग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त में एक ही लीग अच्छी लगती है, लेकिन जब हम पड़ोसी मुल्क में देखते हैं तो वहाँ भी उनके स्टेट्स के हवाले से लीग हो रही होती हैं, दुनिया भर में लीग्स हो रही होती हैं। तो आपको लगता है कि जितनी ज़्यादा लीग्स होंगी इतना प्लेयर को पैसा मिलेगा और ज़्यादा खेलने के मौके मिलेंगे? देखिए बात ये है कि ये तो देखें ऑब्वियस है कि देखें एक फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इसमें क्रिकेट और क्रिकेटर्स जितने भी हैं और उसके साथ जितने भी लोग टीम वर्क होता है उन सबको फाइनेंशियली बहुत बड़ा फायदा है। प्लस जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें बहुत से आपको टैलेंट नजर आ जाता है। ये आप क्रिकेट जितनी कराएंगे उसमें आपको क्रिकेट का बेहतरी नजर आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्योंकि आपके यहाँ हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो चुकी है, तो ये इस ऐसे प्लेटफॉर्म से लड़के आपके सामने नजर आएंगे। मगर क्योंकि ये एक फॉर्मेट है, T20 क्रिकेट है, इसमें आपको इस क्रिकेट के और इस तरह के प्लेयर सामने जरूर आएंगे। नुकसान कुछ भी नहीं है, इसमें फायदा है और उसमें आपको घर बैठे कुछ टैलेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, कुछ टैलेंट मिल जाता है साथ साथ जी। बशर्त ये है कि आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि आया ये कंडीशनल प्लेयर है या ये सिचुएशनल प्लेयर है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि लड़के ने जो बैट्समैन ने 60 या 70 80 रन किए हैं, आया किस कंडीशन में किए हैं और सामने अपोनेंट्स कौन से बॉलर से और किस तरीके इसने कॉप किया है और किस तरीके से हैंडल किया है। ये तमाम चीजें जो ना सिलेक्टर्स और जितने भी हैं और भी क्रिकेट के कंसर्न जो लोग हैं उनको ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। ठीक है अनवर भाई हमारे साथ। ठीक है अनवर भाई, मैं इस पर जरा मजीद बात करूंगा क्योंकि इस वक्त मुझे ब्रेक लेना है और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमने जो डोमेस्टिक के जबरदस्त बैट्समैन है अनवारुल हक साहब, उनका जो मौक़िफ़ है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अनवारुल हक साहब के साथ साथ हमें एक और जबरदस्त क्रिकेटर ज्वाइन करेंगे कि जो ना सिर्फ अपने जबरदस्त बॉलिंग के हवाले से मशहूर हैं बल्कि बोल्ड बोलते हैं, बलंड बोलते हैं और पाकिस्तान के चंद इंतहाई तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में शामिल हैं। हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद अनवारुल हक साहब के साथ साथ अब्दुल रऊफ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे अनवारुल हक साहब जो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान के लिए वो नहीं खेल सके, लेकिन उनकी सलाहियतों के हवाले से कोई शक व शुबा नहीं है। और अब एक और ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। उनको पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा खेलना चाहिए था, लेकिन चूँकि शरीफ आदमी हैं और अपने काम से काम रखते हैं, शायद किसी सिस्टम का किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़्यादा देर नहीं खेल सके। लेकिन ये भी एक ऐसे बॉलर थे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये खेलते पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा विकेट्स हासिल करते। लेकिन पाकिस्तान के इंतहाई चंद तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में शामिल मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आप इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर में। अपनी निजी जो मसरूफियात की वजह से गो के कश्मीर प्रीमियर लीग का अब हिस्सा नहीं है, लेकिन बतौर कश्मीरी कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से आपके थॉट्स जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में ये लीग जो है वो किस हद तक बेनिफिशियल है कश्मीरी क्रिकेटर्स के लिए? देखा मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये कश्मीरी किसी भी क्रिकेटर के लिए ऑफिशियल के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि जब तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं होगा, अकेडमीज नहीं आएंगी और जो एक मैक्सिमम चांस जिस तरह आप बाकी वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं कि लीग वगैरह होती हैं और उसमें मैक्सिमम चांसेस वगैरह मिलते हैं, जो लोकल होते हैं वो 11-12 की तादाद में एक टीम में वो होते हैं, उसके बाद 2-4 ओवरसीज आते हैं। तो जब तक इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो ये यूजलेस है और इसमें मेरा ख्याल है कि वही फायदेमंद होंगे जो फ्रंटमैन है उनके आगे।
ठीक है, तो आपके ख्याल में इस कश्मीरी प्रीमियर लीग का कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हमने देखा पिछले जो सीजन हुआ सीजन 1 उसमें कई प्लेयर मिले, काशिफ मिले, जमान मिले, अभी हम देख रहे हैं फरहान शफीक एक प्लेयर ऐसा मिला है जो कश्मीरी क्रिकेटर है, और भी कई ऐसे प्लेयर हैं, शहजाद हैं कि जिनके टैलेंट को सब उसको सराह रहे हैं। जी अब्दुल रऊफ साहब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो काशिफ है वो मेरा ख्याल है कि सेटल ही उधर है, वो इंग्लैंड में है। उसके बाद जो जुमान है उसका ताल्लुक मर्दान वगैरह से है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर कश्मीर के साथ। तो एक दो प्लेयर अगर आप कह सकते हैं तो वो तो एक दो तो डेफिनेट होंगे, बल्कि उसके अलावा सलमान रशाद भी यहाँ के हैं और शायद इस तरह के भी एक दो प्लेयर अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब तो लोग जरा एशिया कप की तरफ आ जाते हैं कि एशिया कप में अब शाहीन शाह आफरीदी वो उनका जो है वो एक्सक्लूजन हुआ इंजरी की वजह से, और आप सब भी बात करते रहे, अनवार भाई भी बात करते रहे वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से, और अब उनको जो वो इंजरी की वजह से वो एशिया कप से बाहर हो गए। कितना नुकसान होगा इसका पाकिस्तान को? देखिए, मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि जब तक ये एक फ्राडियों का टोला जो पुराने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हम 100, 150, 70, 200 मैचेस खेले हुए पाकिस्तान से, जब तक इनको साइडलाइन नहीं किया जाता और जब तक एजुकेटेड लोगों को जिनकी प्रॉपर उस शोबे में एजुकेशन नहीं है नहीं लाएंगे तो आप इसी तरह नुकसान करवाते रहेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि एक फास्ट बॉलर जो कि काफी ज्यादा पाकिस्तान से खेले हुए थे और बड़ा नाम थे, वो बॉलिंग कोच लाए गए तो उन्होंने सबको ब्रेटली बना दिया। एक और लेजेंड जो अभी कमेंट्री कर रहे हैं उनको पाकिस्तान की कोचिंग दी गई बगैर एक्सपीरियंस के, तो उन्होंने सबको साइड डाउन करके सारा बेड़ा गर्क कर दिया। कई फास्ट बॉलर्स की कमर उन्होंने खराब करवा दी और उसके बाद उनका एटीट्यूड का इशू बन गया। काफी बॉलर्स जो प्लेयर्स थे टीम के साथ उनके, क्योंकि उनके पास इन लोगों के पास ठीक है, इन्होंने अपनी जो नेचुरल टैलेंट है उस पर पाकिस्तान को जरूर खेला है, काफी ज्यादा खेला, मगर उनके पास इस शोबे की एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का। इसी वजह से हम बात कर रहे थे कि इन पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है, क्योंकि एक फास्ट बॉलर जो होते हैं उनका पीरियडाइजेशन प्लान होता है, उसके मुताबिक उनको चलना होता है। ऑफ सीजन, ड्यूरिंग सीजन, प्री सीजन, पोस्ट सीजन उनकी क्या ट्रेनिंग होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरीके से उनको लेकर चला जाता है। आप अगर इसी तरीके से जाए लोगों को अपॉइंट करेंगे कि ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं तो इसी तरीके से आपके बॉलर्स का वो कैरियर खराब करते रहेंगे। इससे पहले आप देखिए हसन अली का, वो एक टेस्ट में वो कामयाब, उस टेस्ट के फॉर्मेट में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मगर T20 और वनडे में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मगर उनको कैरी ऑन करवा के अब उनको तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया। अब शाहीन अफरीदी है, उसको लगातार आप हर लीग भी खिलाते जा रहे हैं, वनडे भी, T20 भी, बांग्लादेश के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, हर जगह उसको आप जब करेंगे। अब श्रीलंका में आप मैच की इन्होंने इसको क्यों कर अनफिट किया कि देखें, जब ह्यूमिडिटी होती है किसी भी जगह पर, आप लाहौर की या कराची की ह्यूमिडिटी श्रीलंका से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे 72-74% ह्यूमिडिटी होती है। तो उस वजह से जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके जो इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे हीट स्ट्रोक होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं क्रैम्प पड़ जाते हैं और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वापस सर्कुलेट करके मसल्स में नहीं जाता, जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसको, मगर एक जायल किस्म का स्टाफ इन्होंने साथ रखा। अगर इस तरह तो फिर इसी तरह चलाते रहे और इसी तरीके से फास्ट बॉलर आते रहेंगे और जाया होते रहेंगे। ठीक है अनवर भाई, आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी का ना होना पाकिस्तान के लिए जो है वो कितना नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि अब ये भी डिबेट शुरू हो चुकी है कि जो भारतीय बैट्समैन है वो लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने स्ट्रगल करते नजर आते हैं, तो एज ए बैट्समैन आपको क्या लगता है जो एंगल चेंज होता है बॉलर का ये कितना मुश्किल हो सकता है? और अब शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस है, जिस तरह उनकी शोहरत है कि वो इब्तिदाई ओवर में विकेटें हासिल कर लेते हैं, तो इनका ना होना पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगा? नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और देखिए जिस तरह रऊफ ने बात की है, और बहुत मैं कहता हूँ उनकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि आपके जो भी प्राइम बैट्समैन है, बॉलर हैं, उनको तरीके से यूटिलाइज करें। लेकिन अब आपका कितना बड़ा सेटबैक हो गया, एशिया कप हो रहा है, एक आपका प्रीमियर बॉलर जिसकी एक पूरे दुनिया में एक नाम है और वो नई गेंद पे जिस तरह वर्क करती है उसकी बॉल, वो एक इंडियन बैट्समैन के लिए क्या पूरी दुनिया के बैट्समैनों के लिए एक जो ना एक मसला बन जाता है। अब देखें उसके ना होने से फर्क जरूर पड़ेगा, मगर ये नहीं कि एक ही आदमी वर्ल्ड कप जिताता है, आपके पास बैकअप में है। अब आपको ये है कि किसको किस जगह पे खिलाना है। देखिए आप दुबई की सरजमीन पे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ना पिचिस का जो मेयार है वो इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो जिस बॉलर को आपने खिलाना है, कि अब ये कप्तान की और जो कोच है उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए पहले ही मैच आपका बड़ी टीम के साथ है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो टीम स्क्वाड है वो बुरी नहीं है, मगर एक चीज मैंने जो फील की है, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ,
तो इसमें अगर आप फ़हीम अशरफ को या तो शाहनवाज धानी की जगह पे या आप जैसे कादिर को उनके बेटे को लेके जाते हैं, ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर, मगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, उसको ये कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली खिला नहीं रहे हैं, उसकी गेंद में ड्रिफ्ट है, इज अ वेरी गुड बॉलर, वो इज अ वेरी बिग टर्नर, उसका स्लीपर अच्छा, लाइन एंड लेंथ का मसला है। मगर यहाँ पे बोर्ड के जो जैसे रऊफ ने बताया जा रहा कि जो जितने भी मतलब जय्यत किस्म के जो कोचेज बैठे हैं वो इसको 1-to-1 कोचिंग करें। अच्छा जरा मैं अब्दुल्ला से जरा पूछता हूँ, अब्दुल्ला ये भी जो अनवर भाई ने बात की है कि आपका जो बैकअप है वो होना चाहिए, बैकअप तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि अगर एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अनफिट हुआ है तो हम दूसरी तरफ हसनैन को भेज रहे हैं, तो इससे ये बात साबित होती है कि या तो शाहीन शाह अफरीदी की जगह को सिक्योर किया जा रहा है, उनकी जगह किसी को आने नहीं दिया जा रहा, या दूसरी तरफ ये कि हमारे पास ऐसा कोई बैकअप में बॉलर ही नहीं है, हालांकि हमारे पास मीर हमजा जैसा बॉलर है जो मुसलसल आउट कर रहा है। अच्छा देखिए, इसमें दो चीजें, आपने एक इससे पहले क्वेश्चन पूछा कि जो इंडियन बैट्समैन है वो क्यों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं, वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं। देखिए एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है उसके खिलाफ कभी भी जो अच्छे बैट्समैन होते हैं स्ट्रगल नहीं करेंगे। अब जो पाकिस्तान के पास 2-3 क्वालिटी फास्ट बॉलर जिन्होंने हमेशा इंडिया के खिलाफ एक सरप्राइज पैकेज दिया, जिसमें वसीम अकरम थे, उसके बाद मोहम्मद आमिर थे और अब शाहीन अफरीदी हैं। अब ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट करते हैं कि इनके दोनों स्विंग होते हैं, ये अर्ली ऑन पहले 3-4 ओवर जो होते हैं बिल्कुल बॉल को अंदर ले आते हैं और अनएक्सपेक्टेड होता है, वहीं से इनका बॉल बाहर निकलता है और ये चीज बैट्समैन को डबल माइंडेड कर देती है और वो अपनी विकेटें गवा देते हैं। ये तीनों क्वालिटी बॉलर है, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, वसीम अकरम, ये तीनों में यही एक क्वालिटी थी कि दोनों तरफ बॉल को स्विंग करवाते थे। इसी वजह से जो इंडियन बैट्समैन थे वो हमेशा इनके सामने मुश्किलात का शिकार है। अब जहाँ तक दूसरी बात आपने की है कि इनका बैकअप नहीं है, तो बैकअप मेरा ख्याल है कि किसी चीज का, आप देखें सईद अजमल जो और जुल्फकार बाबर और अब्दुल रहमान, ये 3 प्राइम पाकिस्तान के स्पिनर थे जिनका डेब्यू मेरे साथ 1992-93 में हुआ था अंडर 19 में। मसलन के 30 साल के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस लेवल का कोई इनका रिप्लेसमेंट तैयार करके नहीं दे सका। अब इनका देखें फास्ट बॉलर की भी आपके इन्होंने जाया जरूर किए हैं। अब देखें फॉर्मेट कोई होता है, शाहनवाज दानी उसने यहाँ पर परफॉर्म किया T20 फॉर्मेट में, उसको ये खिला टेस्ट मैच की टीम में रहे हैं और उसको वनडे के साथ भेज देते हैं। जो जाहिद महमूद है उसने किसी फॉर्मेट में परफॉर्म किया, किसी फॉर्मेट में उसको साथ लगा दिया। अब सबसे ज्यादा इंतहा ये है कि जो उस्मान कादर और हैदर अली है वो उनकी पीछे परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, स्पेशली हैदर अली की। मगर चाहिए इनको ये था कि जो अभी नेदरलैंड की सीरीज है उसमें हैदर अली को चांस देते, उस्मान कादर को एक्सपोजर देते ताकि वो एशिया कप से पहले एक अपने रिदम में आ जाते इंटरनेशनल में। मगर वहां पर इन दोनों को ड्रॉप किया गया और सीधा एशिया कप लेकर चले गया। वहां पर अगर आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है जिस तरह हसन अली या शाहीन अफरीदी है, ये दोनों टीमें नहीं है, तो अगर वो भी फ्लॉप हो गए तो फिर आप किस रैंकिंग पर खड़े होंगे। मसलन कि इनकी कोई किसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इनका बॉलर के मुतालिक प्लान नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है किसी भी किस्म का। किसी को किसी फॉर्मेट का होता है उसको दूसरे में डाल देते हैं, कोई एक 20 फॉर्मेट का होता है उसको डायरेक्ट टेस्ट मैच के फॉर्मेट में डाल देते हैं। अगर इसी तरीके से आपने सिस्टम चलाना है तो फिर इसके इसी तरह के ही रिजल्ट सामने आते रहेंगे आपके। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपको नहीं लगता कि अगर लेफ्ट आर्म एक फास्ट बॉलर अनफिट हुआ है तो फिर उसकी जगह कोई दूसरा लेफ्ट आर्म क्या इस काबिल नहीं है? मीर हमजा का मैंने अभी नाम लिया, अगर हम देखते तो मोहम्मद इरफान वो आपके रीजन से खेले, आपकी कप्तानी में बहुत खेले, T20 में वो वेस्ट इंडीज जाते हैं, तारीखी स्पेल कर देते हैं। अभी रमजान क्रिकेट हमने कवर की, उसमें उन्होंने 2-3 मैन ऑफ द मैचेस लिए, फिट है, पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार है। फिर अभी घूम फिर के फिर मोहम्मद आमिर की बात हो रही है। फिर डोमेस्टिक पे शायद हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है शायद वो फोकस ही नहीं करती, क्योंकि आकिफ जावेद एक ऐसा बलूचिस्तान का फास्ट बॉलर है जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो भी किसी हद तक कमी पूरी कर सकता है, तो उसकी जगह हसनैन को भेजना आपको लगता है कि ये सही फैसला है? बिल्कुल एक्सीलेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें देखें कि सब, क्योंकि आपको आप टोटल डोमेस्टिक कवर करते हैं, आप ग्राउंड में जाते हैं, आपको इसीलिए सारे बॉलर्स के नाम भी याद हैं और आपको पता भी है कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। अमीर हमजा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर था लॉन्ग फॉर्मेट का, उसको ट्राई करना चाहिए था, उसको उन्होंने कम्प्लीटली डिस्कार्ड किया, पता नहीं इस बेचारी की सिफारिश नहीं रही, तो उस वजह से वो बिल्कुल किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं बना सका। अदरवाइज इट वाज आइडियल चॉइस, पहले भी था अब भी है। उसके बाद देखें अभी ये नाम ले रहे हैं वाब रियाज का, कोई मोहम्मद आमिर का ले रहा है, कोई मोहम्मद इरफान का, और ये तीनों बॉलर ऐसे हैं कि जो अपना प्राइम टाइम गुजार चुके हैं और ये इस फॉर्मेट में खेलना भी नहीं चाहते जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसमें, मगर हम फिर उनका नाम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान नहीं है। उसके अलावा जो आकिफ जावेद का आपने नाम दिया, जब हमने इसको चेक किया था, एक दफा ट्रायल हुए थे, जब शुरू में इसको पिक किया था, पता नहीं डीजी खान था कि किधर, तो इसने 90 माइल्स में हम हैरान रह गए थे, 92 माइल्स इसने बॉल किया था, फास्टेस्ट बॉलर था उनमें ये, मगर उसको उस तरीके से उसको कोई उसकी प्लानिंग नहीं की गई, कोई उसको तैयारी नहीं
नहीं की गई, कोई उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया, कोई उसको डोमेस्टिक में उसको प्रिपेयर नहीं किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, अब वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर लगता है। इसके अलावा एक मुल्तान का अहमद हसन था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसने क्लॉक किया था 92-93 माइल्स, वेरी फास्ट बॉलर, वो जेन्युइन फास्ट है, जेन्युइन एक्शन के साथ, मगर उसको उन्होंने बिल्कुल जाया कर दिया। उसको इवन के मुल्तान रीजन में जहाँ से इन्होंने बाहर से लोगों को पकड़ के ये जो जनूबी पंजाब का स्पेशली मुल्तान रीजन है, ये एक किस्म की मंडी बन चुका है जो बाकी रीजन है उनके लिए। जिस रीजन का कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता है, डिस्कार्डेड प्लेयर होता है, चाहे पेशावर का हो, चाहे कराची का हो, चाहे लाहौर का हो, चाहे सियालकोट का हो, उसको उठाते हैं, उसको डाल देते हैं मुल्तान रीजन में। और जो वहाँ के जेन्युइन प्रीमियर प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा कितने अरसे से सफर कर रहे हैं, और मुझे नहीं याद कि मेरे छोड़ने के बाद वहाँ से कोई एक भी प्रीमियर प्लेयर वहां से निकलकर सामने आया, उसको इन्होंने जाया कर दिया अहमद हसन को। अब इनके पास ये है कि अब इनके पास जो शाहीन अफरीदी है वो इंजर्ड हुए हैं, तो उनके पास आपके पास रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट तैयार ही नहीं किया। आप अपने चक्रों में लगे हुए हैं, आपकी नौकरियां लगी हुई हैं, आपने पैसे इकट्ठे करने और आपने यहाँ से निकल जाना। नौकरियां लगी हुई है, ठीक है, नौकरियां लगी हुई है, नौकरियां लगी रहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को तो सर्व करे ना जिस काम के लिए रखा हुआ है। अनवर भाई क्विकली मुझे बताइएगा, ब्रेक पे जाना है कि जो इतनी सारी गुफ्तगू अभी अब्दुल रऊफ ने भी की, इतने सारे नाम मैंने भी बताए, क्या आपने भी बड़ी सिलेक्शन की? इस वक्त यूनुस खान को कोई नहीं जानता था जब आपने सिलेक्ट किया, जावेद खजीर को कोई नहीं जानता था, आसिम कमाल को कोई नहीं जानता था, शाहिद आफरीदी को कोई नहीं जानता था जब आपने सिलेक्ट किया। ये चंद नाम है जो मैं ले रहा हूं, इससे ज्यादा नाम आपने सिलेक्ट किया एमसीबी में, तो क्या इनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पर नजर रखें कि अगर शाहीन अगर अनफिट हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में कौन आएगा? सर देखिए, बात ये रऊफ ने बहुत लाजवाब बात की है कि सईद अजमल के बाद, अब्दुल कादिर के बाद, रहमान के बाद हमारे पास हमारे क्या थिंक टैंक जो है पाकिस्तान वाले सिर्फ पैसे महीने के लेने के लिए बैठे हुए हैं, या ये पूरी पाकिस्तान के दुनिया के चक्कर लगाते हैं, सारे टीए डीए सारी फैसिलिटीज जितनी है सब अवेयर करते हैं कि हाँ इनके पास वो आई नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सलमान, बीज में पेड़ को देखना वो हर एक के बस का काम नहीं है, इसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा और बीज पाकिस्तानी, और आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आपके पास कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं है यार। सईद अजमल के बाद आया साजिद आया था, और जहाँ उसको लेके जाना था, जहाँ 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगेंस्ट में थे, उनको उसको ड्रॉप कर दिया आपने। यहाँ मेरी बात समझ में नहीं आती है कि सिलेक्टर्स हो, चीफ सिलेक्टर्स हो, या जो इनके जो डिक्टेशन उनको देते हैं चीफ सिलेक्टर्स को, आप भी समझते होंगे सब कि ये उनकी हिम्मत पे सारे काम हो रहे होते हैं। आप टैलेंट को तो बिल्कुल जो है जाया कर देते हैं। जैसे भी रऊफ ने बताया 5-6 नाम गिनाए, मैं जैसे आपने मेरी मिसाल दी, मेरे पास ये जो लड़के आए तो ये 10 लड़के पाकिस्तान खेले जिनको गली में कोई नहीं जानता था, तो ये मेरा कमाल नहीं था, ये अल्लाह पाक ने मेरे अंदर वो एक पैशन भी दिया हुआ था। और वो जिसको कहना चाहिए कि मैंने कभी भी कोई बाइस या कोई पार्शलिटी नहीं की, तो टैलेंट था, अल्लाह ताला ने उनको ऊपर लेके आया और उन्होंने नाम रोशन किया। अभी भी कर सकते हैं अगर ये लोग चाहें, तो आप बैकअप प्लान आप तैयार करें। अच्छा चलो, ये तो आपकी बात हो गई, टैलेंट की बात हो गई, ये तो बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बॉलर भी तो था ना जिसने एमसीबी के खिलाफ हैट्रिक की थी, वो कौन था? वो आप ही थे सरकार में, याद है, और मैंने आपको सेलेक्ट नहीं किया था। चले ठीक है, तब चलो लाइटर नोट पे हमने बात की है, क्योंकि अनवर भाई के साथ हमारा एक दोस्ती का, मोहब्बत का, एहतराम का भी रिश्ता है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे अनवर उल हक साहब से और साथ साथ अब्दुल रऊफ साहब से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अनवर उल हक साहब से और अब्दुल रऊफ साहब से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में क्या रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये दोनों से मेरा ये सवाल है। पहले अब्दुल रऊफ आपसे सवाल है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि आपका रिप्लेसमेंट आप तैयार करेंगे नहीं, और जब कोई बड़ा इवेंट आएगा तो फिर वहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल करता नजर आएगा? कभी ना कभी तो फुल स्टॉप लगना चाहिए ना इस सिलसिले को। देखिए अली भाई, बड़ा मुश्किल है कि रिप्लेसमेंट आप तैयार कर सकें, क्योंकि जो आजकल माहौल है और जिस तरीके का कंपटीशन चल रहे हैं और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है स्पेशली, उसमें रिप्लेसमेंट प्लान मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। आप देखें कि ये जो सेंट्रल पंजाब की टीम है, इसकी अंडर 19 टीम में 8-10 प्लेयर ऐसे खेल रहे थे जिनके बाप यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजम है, कोई मैनेजर है, कोई कोच लगा हुआ है, कोई पाकिस्तान टीम के साथ है, कोई आगे पीछे। उसके बाद जो मेन स्ट्रीम टीम बनती है उसमें भी इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो आगे जो कोचेज भर्ती करवाए हैं वो भी इसी तरह। अभी ये आपने केपीएल का हवाला दिया, केपीएल में आप देख लें
कि वो आदिल अमीन और बिलाल आसिफ जैसे टॉप क्लास ऑफ स्पिनर जो पाकिस्तान खेले हुए हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, और जो फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पर ऑब्लाइज कर रहे हैं, और अगर कोई कोच उनकी बात नहीं सुनता तो उनको वहाँ से भगा देते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस तरीके से लीगें चलाएंगे और इस तरीके से जब आप सिस्टम अपना चलाएंगे तो फिर रिप्लेसमेंट प्लान कैसे तैयार होंगे? इस सिचुएशन में ना तो रिप्लेसमेंट आ सकती है, ना अच्छा प्लेयर आ सकता है, और आपको पता है कि जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनके माली हालात इतने अच्छे नहीं होते, गरीब होते हैं। तो अब गरीब के सामने अगर एक बड़े का बेटा या जो जिनके पास ऑलरेडी पावर है वो खड़ा हो जाए तो उनके रास्ते में तो फिर उन बेचारों का रास्ता तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा, और फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे चलकर बहुत ज्यादा सफर करेगी। ठीक है अनवर भाई, आप क्या कहेंगे इस मौजू पे जब इन्होंने बात की है कि जी रिप्लेसमेंट नहीं आ रही है और शायद हर्डल्स डाली जाती हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर हैं और जो जिनकी कुछ ना कुछ पीछे से सपोर्ट है वो प्लेयर हमें खेलते हुए नजर आते हैं? सर आपकी मिसाल अभी कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर एक जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर हैं उनका बेटा खेल रहा है, और आदिल अमीन और एक बिलाल आसिफ जो पाकिस्तान खेल चुका है, ये प्लेड फॉर द पाकिस्तान एंड ही इज सिटिंग बिहाइंड द बैंक। ये कुछ मतलब आप ये सोचो तो सही ना यार, जो टैलेंट को किल करने वाली बात है ना, या तो आपके पास पैसा है या बड़े बाप के बेटे हैं तो आप क्रिकेट खेलें, तो मतलब टैलेंट में देखे ना वही वाली बात कर रहा हूँ की बात के टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप मुल्तान का रीजन पूरा का पूरा पंजाब का आप रऊफ के हाथ में दे दें, अंडर 19 से लेके पूरी टीम, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 50 लड़के तैयार करके दे देगा, मेरा यकीन है, क्योंकि ये फेयर आदमी है, ये टाइम देता है, देखता है, और ये टैलेंट है, ये किसी सिफारिश को पसंद नहीं अनवर भाई आप तो ये बात दावे से कह सकते हैं, मैं तो इस बात का आई विटनेस हूं कि जब अब्दुल रऊफ क़यादत करते थे मुल्तान रीजन की पाकिस्तान कप में, कि जब ये बलूचिस्तान और मुल्तान की कंबाइंड टीम बनती थी या ये T20 में मुल्तान की टीम की क़यादत करते थे, तो किस तरह से प्लेयर सामने आए, शब्बीर अहमद सामने आया, सईद अनवर जूनियर थे, रमीज़ थे, इसके अलावा और भी मोहम्मद इरफान जैसा प्लेयर सामने आया, और भी बहुत सारे प्लेयर थे, गुलरेज सदफ इनके साथ खेलते हुए हमें नजर आया, एक से बढ़कर एक प्लेयर का मैं नाम गिनवा सकता हूं। फिर भावलपुर का भी रीजन इनके साथ शामिल था, जुल्फिकार बाबर आ गए, इमरान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या जगह नहीं है क्या? मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, एक पढ़ा लिखा शख्स आदमी और एक इतना टैलेंटेड आदमी, क्या उनकी जगह नहीं बनती है यहाँ पर कि वो उनको ये चीज इनको सौंपी जाए? ठीक है और बिल्कुल अगर हम अपने प्राइम की तवज्जुद से भी बिल्कुल बात करेंगे, अनवर भाई जैसे जो डोमेस्टिक के मास्टर बैट्समैन हैं, जो मास्टर कोच है, उनका भी ये कहना है कि अगर अब्दुल रऊफ जैसे प्लेयर अगर शामिल करते हैं, इनकी जो स्काउटिंग में अगर शामिल करते हैं तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा हो सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस रिप्लेसमेंट के हवाले से हट के, थोड़ा सा पाकिस्तान टीम के हवाले से, कि इंजमाम उल हक साहब ने भी कह दिया कि बैटिंग का जो बोझ है वो बाबर आजम के कांधों पर है, और रिकी पॉन्टिंग ने भी इससे पहले कहा था कि T20 वर्ल्ड कप में अगर बाबर आजम परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। तो पहले अनवर भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर अब्दुल रऊफ साहब से, कि क्या सिर्फ बाबर आजम भी सारी जिम्मेदारी है, बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो ना कोई क्रिकेट का कोई उसूल नहीं है, और टीम में 11 लड़के खेलते हैं, कोई एक लड़के पे टीम नहीं चलती है। देखिए अभी जो आपका ये स्क्वाड है, इसमें 3-4 जो पिंच हिटर हैं और जो मतलब 100 के प्लस स्ट्राइकिंग रेट से खेलते हैं, टीम आपकी बुरी नहीं है। ये जरूर है कि बर्डन हम सारा जो एक्सपेक्टेशन होती है बाबर पे रखते हैं, मगर मेरा अपना जो टीम का भी मैंने देखा है, पढ़ा है, तो मैंने ये फील किया है कि टीम बुरी नहीं है, हमारी टीम अच्छी है। अगर आप ये देखें, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो टेबल 3 के अब तो टेबल है तो बिल्कुल एक ही तरह पड़े, जिस तरह की सिचुएशन है उसी हिसाब से नंबर ऑफ बैटिंग का जो ना आगे पीछे करके भेजिए। अच्छा अब्दुल रऊफ आप क्या कहेंगे? अनवर भाई तो कह रहे हैं टीम बुरी नहीं है और एक लड़के पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आज ही हमने हेडलाइन में हमारे नाज़रीन ने देखा कि मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जो है वो मैं रोजाना 100 से 150 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता हूँ, 5-6 तो मैच में लगेंगे। तो अप्रोच तो ये है कि सिर्फ छक्के ही मारने, तो फिर सिंगल कौन लेगा भाई? ये वनडे टूर्नामेंट हो रहा है। देखें अनवर भाई ने बात सही की है, क्योंकि जो पाकिस्तान की बेसिक बैटिंग लाइन है उसमें बाबर आजम के साथ 2-4 प्लेयर और भी अच्छे हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं, और जिस तरीके से बैक टू बैक 100 किए हैं इमामुल हक ने, वो भी उनकी फॉर्म भी ठीक है। उसके अलावा रिजवान भी अच्छी फॉर्म में वापस आ गए हैं, उससे पहले भी वो परफॉर्म करते रहे हैं। खुशदिल शाह से भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा खेलेंगे। उसके बाद देखें कि ये 1-2 बैट्समैन ही होते हैं जो कि लंबी इनिंग अगर खेलें तो आप मैच जीत सकते हैं, मगर असल में जो प्रॉब्लम है वो जो ये ट्रैक होते हैं, जिस तरह UAE के ट्रैक्स हैं, उसमें बॉलिंग जो डिफरेंस क्रिएट करेगी। जिस टीम के पास अच्छे बॉलर्स होंगे वो मेरा ख्याल है कि मैचेस जीतेगी, क्योंकि बैटिंग अगर आप पाकिस्तान की देखें, इंडिया की देखें, श्रीलंका की देखें, इवन बांग्लादेश की देखें,
या अफगानिस्तान की, तो वो इनके पास सबके पास अच्छे बैट्समैन हैं। हर टीम के पास 3 या 4 बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जो कि इन पिचेस पर मैचेस का पांसा पलट सकते हैं। मगर पाकिस्तान को हमेशा से एज रहा है ये इन पिचेस पर जो यूएई की कंडीशंस है, वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो एज रहा पाकिस्तान का वो उसकी फास्ट बॉलिंग थी, क्योंकि हमेशा से जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं ऊपर से जो टॉप टीम थी उनके 2 या 3 अच्छे प्लेयर्स को आउट करते थे और 1-2 स्पिनर्स आउट करते थे, और इस तरफ वो शुरू से ही डोमिनेट हो जाते थे और मैच पाकिस्तान के हाथ में आ जाता था। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम के पास बॉलिंग अच्छी है और कौन से शुरू में अटैक करके 1-2 विकेट लेने में कामयाब होते हैं, तो वो टीम के पास। ठीक है, अच्छा रऊफ और अनवर भाई दोनों से सवाल है। पहले मैं अब्दुल रऊफ से पूछूंगा कि ड्रेविड को अभी कोरोना हो गया है, एशिया कप में जो उनकी शिरकत है वो मशकूक हो गई है, इससे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच होने वाला है इससे कितना एडवांटेज पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि ड्रेविड जो है एक थिंकिंग क्रिकेटर है और बड़ा उनको अपनी टीम को दुरुस्त अंदाज में दुरुस्त संत में लेके चल रहे हैं। जी अब्दुल रऊफ। देखिए, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन है इंडियन क्रिकेट का, और उनको ऊपर से इस तरह जिस तरह के आप कह सकते हैं कि पैराशूटर नहीं है कि वो एकदम से आकर उनको इंडियन टीम की कोचिंग दे दी गई कि आपने 200 मैचेस खेले तो आप इंडियन टीम की कोचिंग करें। उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, उनको बड़े से बड़ा ओहदा दिया जा रहा था उनके एसोसिएशन में भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने वो नहीं लिया। वो ग्रास रूट पर गए, उन्होंने अंडर 16 से कोचिंग का आगाज किया, फिर अंडर 19 से उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया, वहां पर उन्होंने प्लेयर तैयार करके दिए और ग्रेजुअली एक सिस्टम के तहत आए वो इंडियन टीम की कोचिंग पैनल तक पहुंचे। उसके अलावा जो उनकी एजुकेशन आउट क्लास है, अगर आप उनके साथ बात करें तो आपको लगता है आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ बात कर रहे हैं, तो उनका डेफिनेट उनकी एक वीकनेस जो कम डेफिशिएंसी है वो इंडियन जरूर फील करेंगे, मगर उन्होंने उनके पास रिप्लेसमेंट प्लान लाजमी होता है, उनके कोचेज के पास भी रिप्लेसमेंट प्लान होता है, उनके पास उनके प्लेयर्स का भी रिप्लेसमेंट प्लान होता है। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास डेफिनेट कोई ना कोई उनका मुतबादिल होगा। ठीक है, अनवर भाई आप क्या कहेंगे, ड्रेविड के ना होना पाकिस्तान के लिए कितना जो है बेनिफिशियल होगा? देखिए, बात है कि वो कोच हैं, ठीक है, नो डाउट वो एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते थे, उनका बड़ा नाम है और उनकी बड़ी हाईली रेपुटेशन है, मगर कोच के उनके पास उनके बैकअप के अंदर ऐसे कई एक प्लेयर हैं, मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई उनको टीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि उनकी अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी अपनी एक प्लानिंग होती है, मगर इंडिया में ऐसे प्लेयर बहुत हैं जिनके जो उनकी जो टीम है, उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो खुद ही अपने आप से इतने बड़े क्रिकेटर्स हैं कि वो अपने आप को जो ना एडजस्ट कर लेते हैं। फर्क तो जरूर पड़ता है, नो डाउट, मैं इसको मानता हूँ। अभी रवि शास्त्री थे, वो थे, अब आके ड्रेविड है, ड्रेविड का बड़ा नाम है, ड्रेविड बड़े कूल कस्टमर और वो इंडिया क्रिकेट के जो बॉल कहते हैं कि उनका नाम था, वो उसमें कोई शक ही नहीं है। तो लिहाजा ये कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी टीम तो बहुत अच्छी है, उनका ना होना हो सकता है पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद हो, कि हो सकता है वो हमारी स्ट्रेटेजी को और प्लेयरों की नफ्सियात को समझते हैं, तो उसका एक एडेड एडवांटेज पाकिस्तान को जा सकता है। ठीक है, एडेड एडवांटेज पाकिस्तान को जा सकता है, कह रहा था अनवर साहब का, और अब्दुल रऊफ साहब भी अपने ख्यालात का इज़हार करते। थैंक यू सो मच अनवर भाई और अब्दुल रऊफ साहब कि आप हमारे साथ आज के शो का हिस्सा थे। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर 11:05 पर आपको खुशामदीद कहेंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।